कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, लेकिन रात के अंधेरे में 50 लोग सड़क पर उतरते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक गली में जितनी गाड़ियां खड़ी नजर आईं, सबको लाठी डंडों से तोड़ते फोड़ते रहे। इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। सड़क पर निकले ये गुंडे कौन है? गुंडागर्दी वाला करने वाला ये गैंग कौन सा है? आधी रात को गाड़ियों में तोड़फोड़ क्यों की गई? जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा है तो ये गुंडे सड़क पर कैसे घूम रहे हैं? सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। रात के वक्त में जब पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा है, तब कई लोग सड़क पार करते देखे जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो गैंग वॉर की तैयारी हो रही हो। तस्वीरों में ब्लैक टी शर्ट पहने इस शख्स को देखिए, वो ट्रक वाले को धमका रहा है। यहां ट्रक को जबरदस्ती रोका गया, इसके बाद एक कार को भी रोक लिया गया और बारी बारी से हर कोई ट्रक वाले को धमकाते हुए सड़क पार कर लेता है। दबंगई गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके की है। ये गैंग एक गली में घुसता है। देखिए, गली में जितनी भी गाड़ियां नजर आती हैं, सबके शीशे टूटे हुए हैं। हालत यह है कि कोई कुछ भी कहने से डर रहा है। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात के पीछे कौन सा गिरोह है। लेकिन देश की राजधानी में आधी रात को जिस तरह से उत्पात मचा, उससे देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पश्चिम बंगाल में चुनाव बीते वक्त हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा अभी भी लगातार जारी है। लगातार मांग की जा रही है हिंसा के खिलाफ जांच को लेकर, और अब यह मांग की गई है बिहार के बुद्धिजीवियों के द्वारा। बंगाल में चुनाव खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हिंसा खत्म नहीं हो रही। लोगों की मौत हो रही है, जानलेवा हमले हो रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सियासी हिंसा की ये तस्वीर बेहद खतरनाक है। बंगाल में हिंसा हो रही है, पूरे देश में इसका असर हो रहा है। हिंसा के खिलाफ देश भर में आवाज भी उठ रही है। बिहार में भी हिंसा के खिलाफ आवाज उठ रही है। बिहार के 25 बुद्धिजीवियों ने बंगाल हिंसा को लेकर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने हिंसा को रोकने के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। जिन बुद्धिजीवियों ने ये पत्र लिखा है, उनमें 5 पद्मश्री से सम्मानित शख्सियत भी शामिल है। बिहार के राज्यपाल के साथ साथ पत्र की कॉपी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी भेजी गई है। खत भेजने वालों में जिनका नाम शामिल है, उनमें पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। सर, ये जो खत आप लोगों ने लिखा, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, जब हमने सुना कलकत्ता से बहुत सारे लोग, वेस्ट बंगाल से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद बड़ी अराजकता हो गई है। जो लोग कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने वोटिंग नहीं की, दूसरे किसी को वोट किया, उनका बिजनेस ठप कर रहे हैं, जला रहे हैं दुकान को, पीटा जा रहा है उन्हें, घर में घुस करके लोग तबाही मचा रहे हैं। ऐसा अभी तक सुनने को हिंदुस्तान में भी नहीं मिला था। इस तरह का इलेक्शन के बाद इस तरह की वारदात नहीं मिली थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि बंगाल की सरकार हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हिंसा के ज्यादातर शिकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। हिंसा के मामले में बीजेपी लगातार टीएमसी पर वार कर रही है। डर का माहौल ऐसा बंगाल में हो गया कि सरकार का जो हत्या लीला है, महिला पर अत्याचार लीला है, और हजारों घर तोड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ऐसा जो घटना हुआ, इस घटना से सारे लोग पीड़ित है। इससे पहले 24 मई को भी पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के एक ग्रुप ने बंगाल हिंसा पर जांच के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। खत में हिंसा की जांच एसआईटी से करने की मांग भी की गई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, उसको लेकर कई दफे एनसीडब्ल्यू और एनसीपीसीआर की तरफ से राज्य सरकार को कई चिट्ठियां भी लिखी गई, और अब बिहार के 5 पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी खत लिखते हुए अपना चिंता व्यक्त किया। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार की तरफ से कितना अहमियत इन चिट्ठियों को दिया जाता है और कितनी जल्दी ठोस कदम उठाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्विन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।
तो पश्चिम बंगाल में तो सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर सियासी तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, खासकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के तमाम बड़े नेता दिल्ली आकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आ चुके हैं और अब बारी है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई तो अब पार्टी आलाकमान इस विवाद को सुलझाने में जुटा है। इसी कोशिश के तहत पहले नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाकर बातचीत की। अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए हैं। पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही कलह को दूर करने के लिए आलाकमान की तरफ से कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की तरफ से लगातार पिछले 3 दिनों से बैठक जरूर चल रही है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो पंजाब के मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो ऐसा माना जा रहा है कि कमेटी के सामने शुक्रवार को अपनी बात रख सकते हैं। पंजाब में सिद्धू गुट कैप्टन के खिलाफ कई नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में पार्टी हाईकमान लगातार पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बात कर पार्टी में मची कलह को दूर करने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में पंजाब की तरफ से गठित 3 सदस्यीय पैनल के सामने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी बात रखी और मुलाकात के बाद दावा किया कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि पंजाब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये कोई आखिरी बार नहीं होगा। पिछले 3 दिन में पंजाब के करीब 80 कांग्रेस नेता इस समिति के समक्ष पेश होकर अपनी बात रख चुके हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चुनाव से पहले कमेटी बनाकर नेताओं से राय शुमारी वाली कवायद गैर जरूरी है। मामले को सुलझाने के लिए सीधे सीएम से बात की जा सकती थी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू को इतना महत्व देने पर भी आपत्ति जताई है। ये कमेटी 2022 चुनाव तैयारी कमेटी है, 2022 कलेश कमेटी नहीं है। तो तभी कांग्रेस की बल्ले बल्ले और बाकी सब थल्ले थल्ले, यही इस कमेटी का लक्ष्य है और यही हर चुने हुए एमएलए का, और वो हो इंसान जो कांग्रेस को दोबारा 2022 पे दोबारा पंजाब में जनता की सेवा करने में देखना चाहता है। ऐसे में देखना है कि पंजाब की सियासी कलह सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान क्या फॉर्मूला पेश करता है, साथ ही सिद्धू और अमरिंदर के बीच मची खींचतान को खत्म करने में कितनी कामयाबी मिलती है। टी न्यूज़ नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश के। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने में मदद करने वाले नेता के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपी नेता को बीजेपी से पार्टी ने निकाल दिया है। इसके अलावा उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में सख्त कार्रवाई, आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन। यही वो वीडियो है जिससे यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। एक हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन आरोप है कि बीजेपी नेता और उनके सहयोगियों ने ऐसा नहीं होने दिया और हिस्ट्री शीटर फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। 11 तस्वीरें जारी की गई हैं। कल एक घटना हुई जिसमें मनोज सिंह नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई। उसमें गिरफ्तारी करने का प्रयास पुलिस ने किया, उसको पकड़ भी लिया। कुछ पुलिसकर्मी सादे में थे, कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया और उसको छुड़ाने में सफल रहे। और 1 दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने इसको छुड़ाने में मदद की। उसमें से एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, बाकी सभी की गिरफ्तारी इसमें की जा रही है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस व्यवसाय में है या कौन किस राजनीतिक पार्टी में है या था। जिसने गलती की है, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद विवाद केंद्र में आ गया कानपुर के बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया। पूरे मुद्दे पर हुए बवाल के बाद बीजेपी की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। भदौरिया को पार्टी से हटा दिया गया है। निष्कासित बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन पूरे मामले में आरोपी नेता की तरफ से सफाई पेश की जा रही है। कल दिनांक 2 जून को मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसको कि कुछ अधिवक्ता भाइयों और मित्रों ने रखा था। उस कार्यक्रम में मैं दोपहर 12:30 बजे आकर्षण गेस्ट हाउस पहुंचा। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी UP 16 नंबर था जिसका, वो उसमें 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा
कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। तभी वो लड़का चिल्ला के बोला कि मेरा संदीप ठाकुर से एक हिस्ट्री सीटर है, संदीप ठाकुर बर्रा थाने का, उससे विवाद है और ये लोग उसी के लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कराइए या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कराइए और इसको ले जाइए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ और मैं खुद अधिवक्ता हूँ। घटना के बाद विपक्ष एक बार फिर अपराध और सियासत के साठ-घाट का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के 7 गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना की इस दूसरी लहर में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। आखिर हरियाणा के इन 7 गांव का कौन सा है वो फॉर्मूला जो लगातार सफल नजर आ रहा है, बताते हैं आपको। यह है पंजाब और राजस्थान की सरहद को छूता हरियाणा के सिरसा जिले का जोड़ियां ग्राम पंचायत। इस पंचायत के गांव जोड़ियां में करीब 1800 की आबादी है, लेकिन कोई कोरोना रोगी नहीं। इसी तरह यहां के 7 गांव में कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। सिरसा जिले में कुल 332 के गांव हैं टोटल, और उनमें से अभी जो हमने आकलन किया है उसमें 7 गांव ऐसे निकल के आए हैं जहां पे कोरोना का कोई भी मरीज नहीं सामने आया है। सिरसा के इन 7 गांव में कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ सख्त कोरोना कंडक्ट अंजाम देकर घातक वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल हुई है। माखा, मूसली, बूढ़ी मेड़ी, दाढ़ी साधा सिंह, डोगरावाली मोड़ी और जोड़िया के ग्रामीणों ने कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के लिए सख्त नियम बनाए। गांव में बिना मास्क और सैनिटाइजर के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। हर हफ्ते गांव को सैनिटाइज किया गया। शादियों तक की तारीख टाल दी गई। गांव में ही सब्जियां उगाई गईं और सब मिल बांट कर इस्तेमाल करते नजर आए। ताश खेलने और दोपहर बाद बंद गया तो दूर बैठ रहा बस सैनिटाइज फॉर मार दिया कामों बाद न जावा हाथ साफ करके फिर गिरे बना। कोरोना को मात देने की ग्रामीणों की कोशिश काबिल तारीफ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर इस गांव ने दिखा दिया कि कोरोना को मात देना मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटीगुआ कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। भारत को सौंपा जाए मेहुल चौकसी, ये फैसला एंटीगुआ की कैबिनेट ने लिया है, यानी एंटीगुआ की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि मेहुल चौकसी को भारत को सौंपा जाए। डोमिनिका से सीधे भारत भेजा जाना चाहिए मेहुल चौकसी। भारत भेजना समस्या का सबसे सही हल है, ये बात एंटीगुआ ने कही। हालांकि कई कानूनी पेच अभी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। मेहुल चौकसी के वकील का कहना है कि उसको नागरिकता एंटीगुआ की मिली हुई है। एंटीगुआ और भारत के बीच क्या प्रत्यर्पण का समझौता हो रखा है, क्या डोमिनिका और भारत के बीच इस तरीके का समझौता है या नहीं, और अदालत किस आधार पर फैसला सुनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से तमाम दस्तावेज लेकर वहां पर टीम पहुंची हुई है जो ये साबित करेंगे कि मेहुल चौकसी को भारत की नागरिकता मिली हुई है, लिहाजा भारत मेहुल चौकसी को वापस लाया जाए। 14,000 करोड़, तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है मेहुल चौकसी पर। लंबे वक्त से इंतजार मेहुल चौकसी का किया जा रहा है हिंदुस्तान में, ताकि तमाम कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की जा सके, सख्त से सख्त सजा दी जा सके। महाराष्ट्र ने ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को कामयाब बनाने के लिए बड़ी पहल की है। उद्धव सरकार की घोषणा के मुताबिक कोरोना संक्रमण को 100% रोकने वाले गांव को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस मिशन में ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने की पहल की गई है। उद्धव सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता का ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना फ्री गांव को विकास के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबे के 6 राजस्व संभागों में से हर एक में से विजेता को इनाम की रकम मिलेगी। महाराष्ट्र का ग्राम विकास विभाग ने ऐलान किया है कि 50 लाख रुपए गांव के विकास के लिए इनाम के रूप में दिए जाएंगे, जिस गांव में कोरोना मुक्ति करने के लिए वहां के लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। इससे पहले अहमदनगर जिले के होवर बाजार गांव ने कोरोना मुक्त होने का ऐलान कर शानदार नमूना पेश किया है। ये प्रतियोगिता सीएम ठाकरे के हाल में घोषित माई विलेज कोरोना फ्री पहल का एक हिस्सा है। इसका मकसद गांव, तालुका, जिले को कोरोना फ्री करने के लिए जन भागीदारी बढ़ाना है। टीम न्यूज़ नेशन।
हिंदू धर्मगुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती की, जिनको एक बार फिर मारने की कोशिश की गई। इस तरीके का मामला सामने आया है और यह मामला सामने आया है 15 दिन के भीतर दूसरी बार। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की जान को खतरा। मंदिर में घुसकर हमला करने की साजिश। हिंदू बताकर मंदिर में घुसने की कोशिश। कल आए थे, इन्होंने अपना नाम हिंदू बताया था, उसमें एक मुसलमान था और एक कन्वर्टेड मुसलमान था। बच्चों ने यहाँ पूछताछ की थी, उन्होंने बताया था साइनाइड था उनके पास, साइनाइड और धारदार चाकू, मतलब सर्जिकल ब्लेड जिससे गर्दन तुरंत कटती है। दोनों सगे जीजा साले हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर हमला करने के लिए मंदिर परिसर में घुसने वाले 2 संदिग्धों को सेवादारों ने वक्त रहते पकड़ लिया। बुधवार रात 9 बजे के करीब ये 2 संदिग्ध युवक मंदिर परिसर में घुस आए, लेकिन इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 सर्जिकल ब्लेड और कुछ आपत्तिजनक दवाएं मिली। दावा किया गया है कि इनके पास घातक जहर मिला। दासनाथ देवी मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और कल जिस तरह से 2 युवक देवी मंदिर में घुसते हैं, जिनमें से एक दूसरे धर्म का है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा रजिस्टर देखिए आप, जो मेंटेन किया जाता है, जो भी व्यक्ति मंदिर में आते हैं उनके नाम नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं। और कल यानी कल की जो तारीख के अंदर 2 तारीख में जो युवक यहाँ पर आए थे, उनमें से एक आप देखेंगे, विजय से कहूँगा आपको दिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है उनका नाम विपुल और एक नीचे नाम लिखा हुआ है काशी। और ये जो काशी नाम है यहाँ पर, इस युवक का असली नाम कासिम निकल के सामने आया है। इनका जो आधार कार्ड था, जब पुलिस ने पूछताछ की तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें इनका नाम कासिम निकल कर सामने आया है, जो यहाँ लोकल के ही रहने वाले हैं। और जो विपुल हैं, ये बताया जा रहा है इनकी बहन के साथ इन्होंने शादी की थी और इन्हीं के पास से सर्जिकल ब्लेड भी मिले हैं। तो ये रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन है। ये अपने आप में सबूत है किस तरह से गलत नाम यहाँ पर लिखवाया गया और उसके बाद मंदिर में प्रवेश लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि संदिग्ध युवक खुद को हिंदू बताकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे। बकायदा मंदिर के रजिस्टर में इनके नाम तक दर्ज है, लेकिन इसमें से एक युवक ने पुलिस को अपना नाम कासिफ बताया है। तो रात के समय अगर मान लीजिए दिन में आए होते, अपना असली नाम बताकर आए होते तो मामला कुछ और होता, लेकिन झूठा नाम बताकर, गलत नाम बताकर रात के समय आना, कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति सोच सकता है कि कोई आदमी सर्जिकल ब्लेड का क्या करेगा, साइनाइड का क्या करेगा, कोई भी आदमी क्लोरोफार्म का क्या करेगा। बताया जा रहा है कि पकड़े गए संदिग्धों के पास महंत की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। इससे पहले भी यति नरसिंहानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। 15 दिन पहले भी कश्मीर निवासी आतंकी जान मोहम्मद उर्फ डार को गिरफ्तार किया गया था। इस खतरे को देखते हुए मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर महाराज यति नरसिंहानंद सरस्वती मामले में जो 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अब IB, ATS, LIU तमाम टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। मसूरी थाने में उन दोनों युवकों को यहां रखा गया है और तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं मसूरी थाने में हम मौजूद हैं और जो टीमें हैं, जो सामने पीले क्वार्टर आप बने हुए देख रहे हैं, यहां पर उन दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। ये प्रकरण सामने आया है, इसको लेकर अब पुलिस भी सतर्क है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था मंदिर परिसर को भी दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। अब बात कश्मीर की, जहां आतंक फिर फन उठा रहा है। त्राल में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। इस संगठन के पीछे लश्कर का आउटफिट है। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यह आतंक का वही संगठन है जो लश्कर की मदद से कश्मीर में खून खराबा करने का प्लान बना रहा है। इसी आतंकी गुट ने कश्मीर में एक कायराना करतूत को अंजाम दिया है। त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या के पीछे भी इसी टेरर नेटवर्क का हाथ है। त्राल के म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता पर हमला तब हुआ जब वो अपने दोस्त के घर गए हुए थे। तभी घात लगाकर बैठे 3 आतंकियों ने घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। हमले में राकेश पंडिता की मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त की बेटी गोली लगने से घायल है।
बीजेपी लीडर और त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंडिता की कल देर रात मिलिटेंटों ने घर में घुस के गोली मार के हत्या कर दी। न सिर्फ वो बल्कि वहां एक जो औरत भी मौजूद थी वो भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुई है। और जैसे ही ये हादसा हुआ, पुलिस सुरक्षा बल मौके पे पहुंचे और अभी भी जो है तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 3 मिलिटेंट थे जो कि घर में घुसे, लैस AK-47 और पिस्टल से और बहुत करीब से जो है गोलियों की बौछार कर दी राकेश पंडिता पे। पीपल्स एंटी फैसिस्ट मूवमेंट करके एक जो है संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस हत्या की। पुलिस सूत्रों का अगर माने तो ये लश्कर का ही एक शैडो आउटफिट है, एक लश्कर का ही जो है हिस्सा है। राकेश पंडिता को त्राल इलाके में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता था। CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार छात्रों से बात की। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में पीएम अचानक से जुड़े। पीएम को सामने देख छात्र काफी खुश हो गए। पीएम ने बच्चों के साथ चुटीले अंदाज में बात की। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूं, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है, ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, ये सर परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और अब टेंशन गई, ऐसा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर, टेंशन गया। तो छात्रों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी का भी जिक्र हुआ। क्या कुछ बात कही गई, सुनाते हैं आपको। हाँ, नौजवान कोई मेरे सामने दिख रहे हैं, बताइए। सफेद शर्ट वाले कोई सज्जन बोल रहे थे। हाँ सर, अभी मम्मा यहाँ पर है नहीं, पर हम लोग जब मम्मा और मैं साथ में बैठते हैं तो मम्मा बताते रहते हैं मोदी जी कर देंगे, मोदी जी कर देंगे, चिंता मत कर। और जैसे जैसे लॉकडाउन में रहा करते थे तो दाढ़ी भी बढ़ती थी, तो मम्मा कहते थे क्या करेगा ऐसे। मैंने कहा मम्मा मोदी जी के फैन है, ऐसे बढ़ा के रखेंगे थोड़े। और